नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी जंक्शन में। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स बुक की वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स की चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ये जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपके परावर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर में हमारा प्रश्न कह रहा है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? केवल आभासी। तो हमारा जो उत्तर होगा वो, पहले तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ए में समतल, बी में अवतल, सी उत्तल और डी समतल तथा उत्तल। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा समतल तथा उत्तल। जी हाँ, समतल और उत्तल बिल्कुल सही है। चलिए तो 2 नंबर हम लोग देखते हैं। 2 नंबर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? यानी समतल जो दर्पण होता है उसमें जो हमारी छाया बनती है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो हमारा ऑप्शन है ए वास्तविक, बी वास्तविक तथा सीधा, सी वास्तविक और उल्टा तथा डी है आभासी तथा बराबर। दोस्तों ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और बराबर बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में आभासी होता है लेकिन उसमें छोटा होता है, लेकिन समतल दर्पण में आभासी तथा बराबर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 3 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस उसकी त्रिज्या की कितनी गुनी होती है? तो हमारा ऑप्शन है ए आधी होती है, बी दुगुनी होती है, सी 3 गुनी होती है और डी 1/4 होती है। तो ये फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी जो है उसकी त्रिज्या की आधी होती है। हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश तरंग उदाहरण है। देखिए ये 2017 में पूछा हुआ है, काफ़ी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एकदम। 2017 में पूछा हुआ है, इसको बढ़िया से देखिएगा लोग। 2017 में प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन है ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी पराबैंगनी तरंग का और डी परासवर्त तरंग का। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग जो उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। चलिए तो अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी जो एफ और आर होता है उसके बीच संबंध क्या है? ये भी देखिए 2013 में पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। आर बराबर 2r, बी बराबर एफ बराबर आर, सी नंबर एफ बराबर r/2 और डी नंबर है r बराबर f/2। तो प्रश्न को बढ़िया से देखिए, फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी जो फोकस होता है उसकी त्रिज्या का आधा होता है, तो इसमें फोकस जो है उसकी त्रिज्या का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे f बराबर r/2, यानी सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, f बराबर r/2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ऋणात्मक, तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? यानी कि जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। याद रखिएगा लोग, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 6 डबल बार हो गया है, यहाँ पे 7 होना चाहिए था। तो अगला प्रश्न है हमारा, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर यानी जिसमें खाना बनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का और डी परवलयिक दर्पण का। तो दोस्तों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे हमारा खाना जल्दी पक जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। दर्पण यानी कि साइड मिरर। तो ऑप्शन है हमारा ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में किसी भी वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो पीछे से आती हुई वस्तु को हमें छोटा करके दिखाता है।
तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तल दर्पण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर में है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है। तो वो होता है, पहले ऑप्शन देखते हैं हमारा, ए में है उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी है उत्तल तथा अवतल दोनों। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी अवतल दर्पण। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। 9 नंबर प्रश्न है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में और डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। याद रखिएगा लोग, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए हम अपना 10 नंबर देखते हैं ऑब्जेक्टिव। 10 नंबर में है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये देखिए 2012, 15 में दोनों सेटिंग में पूछा हुआ है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ए में है 1, बी 2, सी 3 तथा डी 4। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने हैं? 2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपना 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर में है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक अवतल दर्पण ही है जिसमें हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल और समतल में बराबर या छोटा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी काल्पनिक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एकदम याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोग के लिए। देखिए 2011 में भी पूछा है, 15 में भी, 16 में भी और 17 में भी। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलिए याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, यानी परावर्तन का नियम क्या बताता है। तो परावर्तन का नियम बताता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर क्या बोल रहा है, दंत विशेषज्ञ यानी जो दंत चिकित्सक होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांत को बड़ा देखने के लिए करते हैं। यानी कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ये 2018 में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी अवतल दर्पण। अभी हमने बताया था आप लोगों को कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बाकी ये दोनों समतल और उत्तल में बराबर और छोटा बनता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 16 नंबर। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग पहले, वास्तविक और हास्यित, काल्पनिक और हास्यित। हास्यित का दोस्तों, हास्यित का मतलब होता है छोटा, और सी है वास्तविक और आवर्धित। तो ये तो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल में हमेशा बनेगा काल्पनिक और ह्रासित, यानी कि काल्पनिक और छोटा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। हमारा ऑप्शन है ए पारदर्शी पदार्थ, बी अपारदर्शी पदार्थ, सी पारभासी पदार्थ तथा डी बटर पेपर। तो दोस्तों जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं,
यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए का सही, ऑप्शन 18 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती हैं। ऑप्शन है ए दीप्त, बी प्रदीप्त, सी दीप्त या प्रदीप्त, डी इनमें से कोई नहीं। अर्थात हमारी आंखें जितनी भी जो भी वस्तु देख सकती है वे दीप्त या प्रदीप्त दोनों होता है, दीप्त या प्रदीप्त। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर प्रश्न है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो जब आवर्धन ऋणात्मक है तो हमारा ऑप्शन है ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। तो दोस्तों यहाँ पे आवर्धन ऋणात्मक है, तो आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभवतः दर्पण है। ऑप्शन है ए केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल तथा डी समतल या उत्तल। यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब केवल समतल दर्पण बनता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 21 का सही आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारा ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब, तो ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण द्वारा, बी समतल दर्पण द्वारा, सी अवतल दर्पण द्वारा तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण द्वारा। केवल अवतल दर्पण द्वारा ही वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर। 25 नंबर है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है। आवर्धित यानी कि बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ऑप्शन है ए फोकस पर, बी फोकस के अंदर, सी वक्रता केंद्र से परे, डी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो दोस्तों 25 का आंसर हो जाएगा बी फोकस के अंदर। फोकस के अंदर इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। ए है ऑप्शन ध्वनि तरंग का, बी विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी पराबैंगनी तरंग का तथा डी पराश्रव्य तरंग का। तो प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन है ए 3 × 10 के पावर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 × 10 के पावर 8 होगा, 3 × 10 का पावर 8। तो ऑप्शन ए 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा ऑप्शन डी 3 × 10 के पावर 8 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों 27 का आंसर हो जाएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न पे।
28 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आधा होता है, तिरछा होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। तो दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है ए अवतल दर्पण से, बी समतल दर्पण से, सी उत्तल दर्पण से और डी सभी दर्पण से। तो बड़ा प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा अवतल दर्पण से बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर प्रश्न है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण में, बी केवल अवतल दर्पण में, सी केवल समतल दर्पण में और डी साधारण कांच में। तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव होता है, तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं हम 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। हमारा ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी समतल उत्तल दर्पण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को ऑप्शन ए है अवशोषित करे, बी है परावर्तित करे, सी है अपवर्तित करे तथा डी परावर्तित या अपवर्तित करे। तो दोस्तों को इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, परावर्तित करे। जब कोई भी वस्तु प्रकाश को परावर्तित करता है तभी हम उसको देख पाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, परावर्तित करे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर लिए हैं। समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो इसमें तो उत्तल है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट ए समतल दर्पण। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद ऑप्शन ए है प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, बी प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, सी ध्रुव से गुजरती है, डी वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 37। प्रश्न नंबर 37, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? ऑप्शन ए है हाँ, बी नहीं, सी निश्चित तौर पर कहना कठिन है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा?
ऑप्शन ए है 60 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 90 डिग्री। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरणें टकराती है तो ऐसे और फिर ऐसे चली जाती है और बीच में इसके 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये जब इस यहाँ पे 60 डिग्री के कोण बनाते हुए टकराएगी तो उसका परावर्तन कोण ये जो बचेगा ये 30 डिग्री का कोण बचेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो जब इसकी वक्रता त्रिज्या 32 है तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और यहाँ हमारा लास्ट प्रश्न होगा 40 नंबर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अभी हम बताए हैं जैसे कि इसके पहले वाला प्रश्न में कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी हुई। तो यहाँ पे फोकस दूरी 20 है तो इसकी वक्रता त्रिज्या उसकी दोगुनी, यानी कि ऑप्शन डी 40 हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और ऐसे ही वीवीआई प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आप उसे अच्छी तरह से देखें और समझ पाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। चलिए आज के लिए शुक्रिया।